कैसे हो बच्चे आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके तृतीय चरण की हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले करेंगे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन क्या है, मस्ट है। ये रिवीजन क्या है, आपको तर्कस में जो तीर हम ले रहे हैं उस तीर को ब्रह्मास्त्र बनाने का कार्य ये रिवीजन ही करता है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र में हमने कल एक लाइन जोड़ दी थी। आपका ब्रह्मास्त्र वाला जो शॉर्ट नोट है वो भी हैंड टू हैंड तैयार होना चाहिए। लास्ट में आपको बताया गया था कि एक लाइन लिख लेंगे, उस लाइन को लिखेंगे ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो उतनी ही बात को रिवाइज करना है, उतनी ही पूरी क्लास कल चली थी। ब्लड क्या है, तरल है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में यदि हम ब्लड को क्लासिफाइड करें तो 55% भाग में क्या है, वो प्लाज्मा है। 55% भाग में प्लाज्मा है, और क्या है 45% भाग में क्या है, ब्लड सेल है। क्या है, ब्लड सेल है। अक्सर आपने सुना भी होगा, जब कोई व्यक्ति रक्तदान करने के लिए जाता है तो उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है उसे केवल क्या है, प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती है। प्लाज्मा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारी कमी आ जाती है, और प्लाज्मा ही वो चीज है जो सारे पोषक पदार्थों को अपने अंदर भरे हुआ है। क्योंकि प्लाज्मा का लगभग 8% भाग में क्या है, पोषक पदार्थ, प्रोटीन और यौगिक तत्व है, ठीक है। बाकी इसके 90% भाग में क्या है, जल है। अब ये तरल है क्योंकि सबसे बड़ा भाग प्लाज्मा है, और उसमें भी 92% क्या है, जल है। केवल 8% ही क्या है, पोषक पदार्थ है। अब क्योंकि ये संयोजी है, इस लिक्विड की वजह से ये सारी चीजों का संयोजन कर देता है जहां जहां इनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि जो डाइजेस्ट हुआ था, लास्ट चैप्टर में आपने डाइजेशन को समझा था। जो प्रोटीन खाया आपने, या आपने रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या होता है, जो शर्करा होती है, गेहूं के अंदर शर्करा क्या होती है, माल्टोज होती है। तो माल्टोज को किस में कन्वर्ट किया गया, ग्लूकोज में। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया तो कहाँ जाएगा, ये ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड के माध्यम से फ्लो करेगा। ये यहाँ से ये ब्लड के माध्यम से, ब्लड के सहारे ये जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बदल देगी, इसमें एटीपी में कन्वर्ट कर देगी। तो आपने जो भोजन खाया था उसका जो टारगेट है, उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऊतक है क्योंकि 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना है। ये ऊतक है क्योंकि 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना है। एक क्या है, आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है, और एक क्या है, प्लेटलेट्स है। एक प्लेटलेट्स है। तो हमने क्या कहा था, प्लेटलेट्स को क्या कहना है आपको, प्लेटलेट्स को, जो प्लेट है, यदि किसी की प्लेट कम हुई तो प्लेट कम नहीं है, थ्रोम्बोसाइट कम हुई है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यू का तो मतलब होता है व्हाइट, और बायोलॉजी में व्हाइट का मतलब क्या होता है, ल्यूको, तो वो क्या है, ल्यूकोसाइट कहेंगे उसको, ठीक है। और आरबीसी में इरेथोसाइट, आर है तो इसलिए इरेथोसाइट्स, ठीक है। ये ट्रिक्स ही आप ध्यान रखें, छोटे छोटे पॉइंट बना लिया करो। जैसे क्या कई बार क्या होता है, आप किसी टीचर को जो आपको बहुत बेकार लगता है ना, उसका आप स्पेशल नाम रख देते हो। जैसे हमें एक सर, जब हम पढ़ते थे, हमें एक सर क्या है, वो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में बात करते थे, तो उसको हम क्या कहते थे, उनको हमने नाम रख रखा था वेक्टर सर, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से डाइजेस्ट करने के लिए चीजों को आप अपने अपने नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो यौगिक तत्व की बात करेंगे, तो यौगिक तत्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तत्व ये रहा, एक तत्व ये रहा, दोनों का योग हुआ तो यौगिक तत्व हो गया। सोडियम क्लोराइड, कार्बनिक अम्ल भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, और ये मैग्नीशियम भी होता है। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ये Mg जो लिखा हुआ है, ये Mg जो लिखा हुआ है, क्या ये Mg, ये जो दवाई के ऊपर लिखा रहता है कि इतने Mg की 500 Mg की दवाई है, क्या वही Mg है ये? तो क्वेश्चन आपके होने चाहिए, डाउट आपको होगा तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहा करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो उस Mg का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम होता है, जो दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है, और इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम होता है, Mg का बताया ना। तो ब्लड के अंदर जो यौगिक तत्व की बात करेंगे तो आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कल करी थी। अब चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, रिवीजन में आप रैंडमली किसी भी टॉपिक को उठा लिया करो, ठीक है। अपने भाई से कहो, भाई मुझसे पूछ तू
मुझसे पूछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैं बताऊंगा तुझे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अपनी बहन से कहो, अपनी मम्मी से कहो, अपने पापा से कहो, तो क्या है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं ही बन जाता हूँ आपका भाई बहन मम्मी पापा, ठीक है। तो मैं ही आपसे पूछता हूँ, ये बताओ जो अमाशय है, अमाशय के अंदर वो किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, अमाशय के अंदर किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। जरा सी 1 मिनट के लिए हम अमाशय टॉपिक को रैंडमली उठा लेते हैं, जैसे पहाड़े याद करते हैं ना, फिर कटवा पहाड़े याद करते हैं, ठीक है, क्रॉस। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने अचानक से उठाया अमाशय। तो अमाशय में आप देख रहे हो जब मुख गुहा से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो वहां पर और किसी चीज का पाचन होता नहीं है बक्कल कैविटी में। तो जैसे और ग्रास नली में क्या होता है, किसी प्रकार का डाइजेशन होता नहीं है। तो अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। किसका, प्रोटीन का पाचन। किस चीज का पाचन रह जाता है अमाशय में, बताओ किस चीज का पाचन रह जाता है। तो अमाशय में रह जाता है किसका, वसा का पाचन, क्योंकि वसा जल में घुली नहीं है, वसा जल में घुली नहीं है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर रैंडमली ऐसे ही आपसे कभी कभी कोई ना कोई बातें पूछ ली जाएंगी। अपने मन से सोचना क्या आप आंसर दे पाए हो, यदि दे पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी चैप्टर को रिवाइज करते रहो। रिवाइज याद नहीं करना है, केवल एक बार देखना है, केवल एक बार देखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये लेसन 3 चल रहा है और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। और आज जो बातें होंगी, आज भी हम ब्लड सेल के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आपको नोट करना है उसी में ही, उसी से अगले जो पॉइंट बनेगा, जो आपने ये प्रोटीन लिख दिए हैं, जो आपने प्रोटीन लिख दिए हैं, इनकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेंगे। जो प्रोटीन लिख लिए हैं इनकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेंगे। जैसे कि बात करेंगे सबसे पहले, जो आपने हेपेरिन लिखा है, फर्स्ट आपने क्या है, हेपेरिन लिखा है, तो थोड़ी सी व्याख्या कर दो इसकी। ब्लड को जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता है। और दूसरा एक साथ लिख लो, कौन कौन से, एक तो प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन, और कौन सा, थाम्ब्रिन। ब्लड के स्कंदन में काम आते हैं। अभी केवल स्कंदन वर्ड सुन रहे हैं आप। स्कंदन होता है कि जब डॉक्टर सुई लगाता है तो जब ब्लड जो निकलता है तो उसके बाद थोड़ा सा दबा के रखने पर वो ब्लड स्कंदित होता है। तो किसकी वजह से, इन 3 प्रोटीन की वजह से होता है। ब्लड के अंदर ये प्रोटीन होते हैं। और जब वो नसों में जब सुई नहीं लगी है, वो रन जो कर रहा है, क्यों नहीं जम पाता है, वो हेपेरिन की वजह से नहीं जम पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्कंदित कैसे होता है, कैसे वो जम जाता है, इसके विषय में बात करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के तो प्रोटीन के विषय में बात हुई। अब ये क्या है, एल्ब्यूमिन भी है, एक प्रोटीन की ओर बात करेंगे जो एल्ब्यूमिन है, जो एल्ब्यूमिन है। तीसरा पॉइंट दे लो, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के विषय में लिखो, ये परासरण दाब को नियंत्रित करता है। ये परासरण दाब को, इसको परासरण दाब को नियंत्रित करता है, दाब को नियंत्रित करता है। जैसे आपने पढ़ा था स्फीति, क्या पढ़ा था, स्फीति, ठीक है। तो स्फीति क्या होता है, स्फीति वो
जो जल के दाब को कंट्रोल करती है, तो ये भी क्या करता है, ये इसमें हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। और इस जब ये वर्क नहीं करने का, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लो, इसकी कमी से ऊतकों में पानी भर जाता है, नोट हुआ। आपने देखा होगा कोई किसी के क्या चेहरे पे स्वेलिंग सी आती रहती है, तो लगता है कि जैसे कि वो माल खा रहा हो, वो अच्छे खुराक ले रहा हो, लेकिन क्या है, उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, वो स्वेलिंग आ रही है, उसके ऊतकों में यहाँ पर क्या है, पानी भर जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब इस समस्या को जो बायोलॉजी में नाम दिया गया है, उसको पानी भरने को, इसको क्वाशियोकर कहा गया है। क्वाशियोकर, ऊतकों में पानी भर जाता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, मेरे पास जगह लिख दिया। इस समस्या को क्वाशियोकर कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रोटीन और लिखवाया था ग्लोब्यूलिन। क्या लिखवाया था, चौथा ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन क्या होता है, ये प्रतिरक्षी प्रणाली में काम आता है। प्रतिरक्षा प्रणाली, ये प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या करता है, ये काम आता है, हेल्प करता है। और साथ साथ में ग्लोबिन प्रोटीन भी बनता है, जो हीमोग्लोबिन में यूज होगा। इसी से क्या है, प्लस ग्लोबिन प्रोटीन बनने में हेल्प करेगा, बनने में हेल्प करेगा। एक बार टेक्निकल हेड आकर देखें, क्या प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है, कोई समस्या तो नहीं है। प्लीज टेक्निकल हेड आए और आकर चेक करें, क्योंकि बीच में माइक लगाया गया था, तो ऐसा हो सकता है क्लास तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने लग रहा था, तो इस टेक्निकल हेड ने का थैंक्स, उन्होंने ये सब हैंडल किया। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हटा लीजिए, यौगिक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। यही नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल ये ताप को नियंत्रित करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बनिक अम्ल ये ताप को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ये ताप को नियंत्रित करेंगे। यहां पर ये लाइन ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बनिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल ताप को नियंत्रित करते हैं, ताप को नियंत्रित करते हैं। NaCl क्या करेगा, इसको नमकीन बनाएगा। NaCl क्या करेगा, नमकीन बनाएगा। ठीक है, NaCl नमकीन बनाएगा। और कोई पॉइंट इसमें, यही पॉइंट थे। ठीक है, यही मुख्य पॉइंट थे, इन्हीं को जानना था। अब बात करते हैं, एक हेडिंग बनाएंगे प्लाज्मा के कार्य, और इसे आप खुद लिखोगे। ठीक है, जो प्लाज्मा के कार्य हैं इन्हें आप खुद बताओगे, थोड़ा सा थिंक कर। प्लाज्मा के कार्य हेडिंग बनाओगे, प्लाज्मा के कार्य।
ठीक है। तो प्लाज्मा के कार्य क्या होंगे? सबसे बड़ा कार्य तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जल है, इसके अंदर क्या है, जल है। तो 92% जल है, तो ये क्या करेगा, संवहन का कार्य करेगा। फर्स्ट कार्य क्या हुआ, संवहन का कार्य। संवहन किसका संवहन करेगा, पोषक पदार्थों का, और यौगिक तत्वों, यौगिक तत्व संवहन करता है। ठीक है, संवहन करता है। पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिए। अगला पॉइंट, इसी जल का एक कार्य और होता है, इसी जल से एक कार्य और लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, मनुष्य गर्म रुधिर का प्राणी है। गर्म, और ये समझने का कॉन्सेप्ट है, गर्म रुधिर यानी कि खून का प्राणी है। अब मनुष्य गर्म रुधिर का प्राणी, गर्म रुधिर का प्राणी क्यों है? अब इस बात से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो गर्म रुधिर है, क्या गर्मियों में ये और भी ज्यादा उबाल खा जाता है, और भी ज्यादा क्या है, गर्म हो जाता है? नहीं। ठीक है, क्या ये सर्दियों में जम जाता है? नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें 92% क्या है, जल है, और जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, अब यहाँ पॉइंट दे दीजिए कैसे। ठीक है, कैसे? तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, वो अधिक होती है। जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए कम से कम गर्म होने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, उससे कम पे क्या है, वो गर्म नहीं होता है। तो क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ को गर्म होने के लिए ली गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो गर्म रुधिर का प्राणी है। अब जो पानी होता है, जो पानी होता है, जब गर्म देर से हो रहा है तो ठंडा होने में क्या है, टाइम लेगा। धरातल की अपेक्षा, धरती की अपेक्षा पानी जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, और जल्दी क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य गर्म रुधिर का प्राणी है। तो कैसे है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, वो अधिक होती है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो इतने क्या है, गर्मी में क्या है, गर्म होगा तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जो जल होता है गर्म होने में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इतने वो गर्मी शाम हो जाएगी, इतने शाम हो जाती है। और सर्दी में इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से उसका वो क्या है, गर्म होने में भी टाइम ले लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन धरातल जो होता है वो जल्दी, धरती जो होती है जल्दी गर्म हो जाती है। इस बात का यदि आपको परीक्षण करना है, आप गर्मियों के दिनों में क्या करना, एक बाल्टी पानी लेना, ठीक है, उसे छत पर रख देना, और छत ऐसी होनी चाहिए जहाँ फर्श हो, ऊपर छत की तरह है ना, मार्बल हो, है ना। और छोटे बच्चों को भेजना या खुद जाना, वहाँ पर क्या होता है, जब आप उस पर पाँव रखोगे 2 घंटे बाद फर्श पर पाँव रखोगे तो क्या है, फर्श पर पैर जलेगा, और बाल्टी में हाथ डालोगे तो उसकी अपेक्षा कम गर्म होगा। तो क्या होता है, वो जल जो होता है गर्म होने के लिए समय ज़्यादा लेता है, और उसका कारण क्या होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ को गर्म होने के लिए, जलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये मार्कर है। ठीक है, तो ये मार्कर है। अब इस मार्कर को यदि हम लाइटर से जलाएं तो क्या है, ये जलेगा, जल्दी नहीं जलने का। लेकिन वहीं यदि इस कागज को ले लें, इस कागज को ले लें, इसको जलाएं तो जल्दी जल जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कागज की कम है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक है, हो गया। अब इसमें एक बात और नोट कर लेंगे,
होग्योस्टेसिस। मनुष्य को क्या कहते हैं? होग्योस्टेसिस कहते हैं। नोट कर लेंगे, होग्योस्टेसिस। ये होग्योस्टेसिस क्या होता है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, को ढाल लेना। ठीक है, और नोट करना चाहो तो यहाँ भी ये बात कर लीजिए, यहाँ पर इसमें ये नोट नंबर 2 ले लो, ये 2 ले लो, और ये क्या है? ये 1 ले लो। ठीक है, ना तो सर्दियों में ब्लड जमता है और ना गर्मियों में, आप नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में गर्म होता है। ऐसा कैसे होता है? तो कैसे बताया हमने, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जल की, क्योंकि ज्यादातर ज्यादा बड़ा भाग क्या इसके अंदर जल है। यदि जल की मात्रा ना होती तो एकदम से खून क्या है, एकदम से खून गर्म हो जाता। ठीक है, मनुष्य गर्म हो जाता। तो आज एक नया टॉपिक लेते हैं, ये तो लास्ट क्लास की जो बची हुई बातें थी उसकी संबंध में थी। अब लेते हैं अगला टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप। सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरबीसी को लेते हैं। आरबीसी, ब्लड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है? ये तो आपने पढ़ दिया कि ब्लड की एक सेल क्या है, वो आरबीसी है। लेकिन आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है? ब्लड बनता कहाँ है? कोई बच्चे बताएगा खून कहाँ बनता है? खून कहाँ बनता है? जो खून बनता है, कोई कह रहा है पेट में बनता है। ठीक है, खाना खाते हैं तो पेट में बन जाता है, पेट में नहीं बनता है, पेट में नहीं बनता है। जब हम आपको लास्ट क्लास करा रहे थे तो उस समय थोड़ा सा हमने एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। जितनी बातें बताई थी हमने बताया था लंबी अस्थियों में बनता है। लेकिन यदि जन्म से पूर्व की बात करें, क्वेश्चन समझिए, वैसे नॉर्मल तरीके से क्या होता है, जो आरबीसी हो या कोई सी कोशिका हो, कितना इसकी एज होती है? 120 दिन, 120 डेज क्या होती है? लाइफ होती है। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज होती है। ठीक है, अब जो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी जो बनती है, ये इसका निर्माण ही लिखो, निर्माण। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो क्या है? वो कई चरणों में होता है। वो कई चरणों में होता है। जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व, जब माता के गर्भ में शिशु रहेगा तो कहाँ होगा? यॉर्क सैक में होगा। यॉर्क सैक। ठीक है, ये यॉर्क सैक क्या होती है? जो आपने मतलब आपने कम देखा होगा, लेकिन जब बड़े बच्चे होते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो माता होती है, या सपोज करो नॉर्मल रूप में आप किससे लो, आप पशु से लो। जब पशुओं को क्या होता है, पशुओं को कोई बच्चा होता है तो उसमें से उसकी नाल को काटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, आहार नाल बोलते हैं। तो माता के गर्भ में जो माता खाना खा रही होती है, ठीक है, तो उसी के माध्यम से बच्चे को क्या होता है? पोषक पदार्थ पहुंचते हैं। तो वहीं उसी के अंदर क्या होती है? यॉर्क सैक होती है। तो लिख लीजिए इसमें प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में
ठीक है। योगशय कहाँ होती है? प्लेसेंटा में। तो योगशय इसमें होता है। और उसके पश्चात यदि हम बात करेंगे, उसके पश्चात जब बच्चा थोड़ा सा लगभग ये मान के चलिए 3 से 4 महीने का बच्चा होता है, जब 3 से 4 महीने का होता है तो यकृत में, ठीक है, जब 3 से 4 महीने का होता है तो यकृत में होता है। और इसके बाद स्प्लीन में, स्प्लीन, इसे तिल्ली भी बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीन। और आरबीसी मरने के पश्चात भी क्या है? इसी के पास पहुंचती है। लेकिन बात हो रही है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, तो उसकी बात चल रही है। तो स्टार्टिंग में तो कहाँ होता है? प्लेसेंटा में होता है। जब बच्चा 3 से 4 महीने का होगा तो यकृत में होगा, और 7 से 8 महीने का होगा तो कहाँ होगा? वो स्प्लीन में होगा। तो कहाँ होगा? स्प्लीन में होगा। अब यदि आपसे एक वर्ड पूछे कि कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण, तो माता के गर्भ में, तो कहाँ होगा? यकृत में होगा। ये तो हुआ जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व की बात है, जन्म से पूर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी भी आंसर लगा देंगे। उपयुक्त सभी यदि कहे, उपयुक्त सभी भी आंसर लगा देंगे, ठीक है। अब बात हुई जन्म के बाद। जन्म के बाद, तो जन्म के बाद क्या होता है? यहाँ लिखिए, जन्म के बाद। तो जन्म के बाद क्या होता है? एक अस्थि को बना लेंगे, ठीक है, ये एक हड्डी बना ली। इसमें क्या होता है? यहाँ पर RBM होता है। क्या होता है? RBM। और ये क्या होता है? RBM। RBM का मतलब होता है लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। ये क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। यही से क्या होता है? इसी में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। और यहां पर बीच में होता है YBM। क्या होता है? YBM। क्या होता है? YBM। ये क्या होता है? पित्त अस्थि मज्जा। ये क्या होता है? पित्त अस्थि मज्जा। रंग इसका पीला होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पित्त अस्थि मज्जा। इसी के अंदर बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, जब WBC को पढ़ाएंगे, WBC का निर्माण होता है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, आप इतना नोट कीजिए। इतना नोट कीजिए। जन्म के पश्चात जो आपकी लंबी अस्थियां हैं, जैसे जो एग्जाम्पल के रूप में, चलो मैं इसको लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, इस सारी बातों को लिखवा दूंगा, इतनी बात को मिटा देते हैं, इधर ही लिख लेंगे इसको। इधर ही क्या है? आरबीसी का निर्माण टॉपिक चल रहा है, और आपने नीचे ये हड्डी बनाई है, लिखा है जन्म के बाद, ठीक है। टॉपिक लिखा है जन्म के बाद। तो जब जन्म के पश्चात, जन्म के बाद आरबीसी, आरबीसी लिख लें। आरबीसी कहाँ बनती है? तो लंबी अस्थियों में बनती है।
कौन सी, लंबी अस्थि में। ऐसा नहीं कि कान में भी बनेगी टैपीज में, इसमें नहीं बनेगी, ठीक है। तो सारी अस्थि का जो स्केलेटल सिस्टम है वो चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो हड्डी होती है, तो हड्डी जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हड्डी को इस प्रकार से, वो इस प्रकार से भी ऐसे यूं करके खाते हैं, अंदर से वो चीज निकाल के। तो अंदर क्या चीज होती है, वो बोन मैरो होता है। क्या होता है, वो बोन मैरो होता है। रेड कलर का मार्कर हमारा कहाँ है, ये क्या होता है, ये बोन मैरो होता है। क्या होता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो किसको बोलते हैं, अस्थि मज्जा को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉर्नर की तरफ क्या होता है, ये आरबीएम होता है, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसका जो डिजाइन है, चलो इसको मैं बताता हूँ, ये इस प्रकार से रहता है। ये बाइकॉन्केव होता है, इसमें केंद्र क्या होता है, इसमें केंद्र नहीं होता। ये द्विअवतलीय संरचना है। कैसी है, द्विअवतलीय संरचना है, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से, ये क्या है, द्विअवतलीय संरचना है। हो गया। इसी में नोट करके लिखेंगे, इसी में नोट करके लिखेंगे, आरबीसी द्विअवतलीय केंद्रक विहीन संरचना है। केंद्रक विहीन संरचना है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, जो ऊंट होता है और लीमा होता है, यहाँ पर अपवाद भी लिखेंगे। ऊंट एंड लीमा, इस बात के क्या है, अपवाद है। उनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये केंद्रक विहीन संरचना है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, आरबीसी के परिपक्वन में, जो आरबीसी होती है, आरबीसी के परिपक्वन में, परिपक्वन, ये परिपक्वन क्या होता है, यानी कि इसका जो हमने जो एज बताई है कितना, 120 दिन होती है। तो जैसे पहले स्टार्टिंग में छोटी होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी। जैसे आप बच्चे हो और धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। तो युवा अवस्था को बोलते हैं परिपक्व अवस्था, ठीक है। तो आरबीसी के परिपक्वन में विटामिन B12 की विशेष भूमिका होती है। क्या होती है, यहां से लिख लो, विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन की विशिष्ट भूमिका होती है, ठीक है, विशिष्ट भूमिका होती है। इतने बात को नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ रन करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, हुआ। तो समझिए बात को, सबसे पहले जल्दी नहीं करनी है, हर चीज को क्या है समझते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, वो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा। तो हमने किन किन बातों को पढ़ लिया, हमने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने आरबीसी को पढ़ा है, प्लाज्मा के कार्य को पढ़ा है, और जो कल प्रोटीन हमने पढ़े थे, जो प्रोटीन पढ़े थे, तो उन प्रोटीन को क्या है, उन प्रोटीन का कहाँ कहाँ क्या कार्य होता है ये पढ़ा था। जो ग्लोबिन प्रोटीन होगा,
जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा कहाँ से बनेगा, वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनेगा। किससे, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करेगा, ये क्या काम करेगा, ये जो इम्यूनिटी पावर है उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। बाकी ये है कि जो स्कंदन के विषय में हमने आपको प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनिजन और थम्बरिन के विषय में पहले ही बता दिया है। अब वो कैसे करेगा, जब आप ब्लड पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि किस प्रकार से रक्त का थक्का जमता है। तो पहले रक्त को पढ़ा दें, फिर थक्का कैसे जमता है उसको बता देंगे, कैसे आदान प्रदान होगा, कौन किस ब्लड को लेगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है और किस ब्लड ग्रुप को आप ब्लड दे सकते हो, ये सब बातों पर भी चर्चा होगी। तो फिलहाल बात चल रही थी कि आरबीसी बनती कहाँ है। तो आरबीसी जो जन्म से पूर्व जो बनती है, जो जन्म से पूर्व बनती है, तो जन्म से पूर्व 3 स्टेज में बनती है। ठीक है, जो आरबीसी बनेगा तो सबसे पहले जो माता की जो आहार नाल है, जो शिशु से जुड़ी हुई है, जो माता खाना खा रही है, तो उसी के द्वारा क्या है, उसी के द्वारा प्लेसेंटा में, आहार नाल में क्या होती है, एक योग सैक होती है। तो सबसे पहले आरबीसी का निर्माण उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके पश्चात जब बच्चा 3 से 4 महीने का हो जाता है तो कहाँ बनती है, वो यकृत के अंदर बन रही है। कहाँ बन रही है, यकृत के अंदर। और जब 7 से 8 महीने का होता है तो स्प्लीन में बनती है। कहाँ बनती है, स्प्लीन में। वैसे नॉर्मल रूप से जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, आगे चल के इसके विषय में जिक्र करेंगे। आरबीसी की जो लाइफ होती है कितनी होती है, 120 दिन होती है। तो 120 दिन बाद वो मर जाएगी। मरने के पश्चात कहाँ जाएगी, हमने बताया था, एक तो जाएगी क्या, स्प्लीन के पास, और एक कहाँ जाएगी, यकृत के पास। यकृत उसी से क्या बना देगा, आपके डाइजेशन का जुगाड़ कर देगा। वो जो वसा, जो घी पी रहे हो आप, ठीक है, जो पूरियाँ खा रहे हो, उसको जल में घुलनशील बनाने के लिए, इमल्सीकरण प्रोसेस करने के लिए यकृत क्या करेगा, इसी आरबीसी के को विकसित करके क्या बना देगा, पित्तरस बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो बन रही है जन्म के पश्चात लंबी हड्डियों में बन रही है। तो हड्डी का हमने एक डिजाइन बनाया। हड्डी के अंदर क्या होता है, हड्डी के अंदर ये अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, और कॉर्नर पर क्या होता है, ये लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड बोन मैरो बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर ये आरबीसी बनती है। इसी के अंदर आरबीसी बनती है। ये इस प्रकार की संरचना है। ठीक है, तो आरबीसी क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। आप यहाँ पर जो बीच का भाग है वहाँ क्या होता है, वो पीला पीला सा होता है, उसे वाईबीएम बोलते हैं। बाद में जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो रहा है। फिलहाल बात चल रही थी किसकी, आरबीसी की। तो आरबीसी की जो संरचना होती है केंद्रक विहीन होती है, लेकिन ऊंट और लीमा में क्या होता है, वो केंद्रक होता है। ये क्या है, इसका अपवाद है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे आरबीसी जो धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसके परिपक्व में उसका आहार, उसका मेडिएटर क्या है परिपक्व में, वो विटामिन B12 है। तो आपको विटामिन B12 भी क्या है, प्रॉपर तरीके से लेते रहना चाहिए। और साथ साथ में उसमें हेल्प कौन करता है, एक विशेष तत्व होता है साइनोकोबालामिन, वो भी विशेष हेल्प करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में और धीरे धीरे कर ब्लड को भी क्या है आपकी मुट्ठी में कर देंगे। धन्यवाद।